जय हिंद एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कल का हमारा क्लास पूरे अच्छे से सुने होंगे। मेरे क्लास को पूरा सुनिएगा, बीच में बिल्कुल भी मत उठ के जाइएगा। यहाँ पर तो जो आते हैं वो तो पूरा सुनते हैं, आप भी पूरा ही सुनिए, तभी उसका इफेक्ट पड़ेगा, अच्छे से आप उसको समझ सकेंगे। मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था छोटा नागपुर पठार के बारे में, और साथ ही साथ बघेलखंड और बुंदेलखंड के बारे में भी हमने चर्चा किया था। छोटा नागपुर पठार के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। जनजातीय क्षेत्रों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है। यहां पर आपको अगर एंशियंट टाइम में चले जाएंगे तो कई जनजातीय विद्रोह देखने को मिल जाते हैं, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ चलाए जाते हैं या अपने आत्मरक्षा के लिए चलाए गए विद्रोह हैं। फिर चाहे वो संथानम जैसा विद्रोह हुआ या बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ, तो ये सब चीजें हमारे इन्हीं सब इलाकों से स्टार्ट हुई हैं। और बाकी तो मैंने आपको बताया था वहां का कैसे विस्तार हुआ है। हजारीबाग के बारे में बताया था, राजमहल के बारे में बताया था, और साथ ही साथ हमने चर्चा किया था आपसे रांची के पठार के बारे में। दामोदर नदी के बारे में आपसे चर्चा किया था कि वो किस प्रकार डिवाइड करता है। किसको? याद होगा आपको। जो ऊपर का हजारीबाग का पठार था और नीचे रांची का पठार था, उसको किस प्रकार वो डिवाइड कर रहा होता है, और फिर जाकर के वो समा जाता है हुगली नदी में। ओके। और नीचे चले आइए तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में आपसे चर्चा हुई थी, उस पे जिसपे हुड्रू जलप्रपात के बारे में मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ हमने हिल्स के बारे में भी चर्चा किया था। उस पे क्या, मैंने डालमा हिल्स के बारे में बताया था, जो कभी ज्वालामुखी था, निष्क्रिय अवस्था में रह गया है। अब तो भारत में केवल दो ही हैं, और उसमें भी नारकोंडम तो शांत ही है। ओके। लेकिन हम एक और हिल्स के बारे में यहां पर चर्चा किए थे। कौन कौन सा? वो था पारसनाथ, जो कि अभी भी सबसे ऊंची चोटी का शिखर जो दर्जा है उसने हासिल कर रखा है छोटा नागपुर में, जो कि आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग के पठार पे। फिर अब हम आज राजमहल के आगे बढ़ेंगे, पूरब की ओर जाएंगे, और बीच में एक मालदा गैप को हम देखते हुए चलेंगे कि आखिर वहां पर क्या है, कैसे वो गैप हो गया, वहां किस प्रकार की मिट्टी बन रही है, क्या कारण है, और फिर आगे चलकर फिर क्या बन जाता है वो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शिलोंग रेंज, मेघालय की धरती, सबसे पवित्र धरती, जहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे रूट ब्रिज, वृक्ष के द्वारा बनाए गए रूट ब्रिज। ये और कहीं नहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। दो पेड़ की शाखाएं जो होती हैं, जो उनके सोर जो तने होते हैं, वो कैसे आपस में एक दूसरे को ऐंठ गैंठ के कैसे वो एक ब्रिज का रूप लिए हुए रहते हैं। बहुत ही मनोहर दृश्य वहां पर देखने को मिलता है। मेघालय का पठार, सबसे ज्यादा बरसात यहां पर होती है पूरे भारत में ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही नहीं, आपको पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बरसात यहां पर मासिनराम में देखने को मिल जाती है। क्योंकि वो गारो, खांसी और जयंतिया तीन चोटियों से कुछ इस प्रकार घिरी हुई है। गारो, खांसी और जयंतिया, यहां पर आपको सूरमा का मैदान यहां नीचे को देखने को मिलेगा। यहां पर आपको शिलोंग रेंज देखने को मिलेगा, जिसका ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। नोकरेक देखने को मिलेगा। नोकरेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तो है, इसलिए क्षेत्र फेमस है। ओके। गारो, खासी, जैंतिया,
और फिर यहां से आता हुआ मानसूनी हवाएं जब टकराती हैं, यहां पर आपको चेरापूंजी का पठार देखने को मिलेगा। चेरापूंजी पर्वत यहाँ पर देखने को मिलेगा, हिल्स देखने को मिलेगा, पठार नहीं हिल्स बोलिएगा उसको। यहाँ पर फिर काफी बरसात करती हैं, क्योंकि वो नमी धारण किए हुए बादल यहाँ पर टकराते, यहाँ भी करेंगी, उतना नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ पर आ करके 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा यहाँ पर बरसात देखने को मिल जाएगा। ये एरिया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसकी बात अभी कर रहा हूं आपसे मैप में। ओके, अब इसमें ये जो एरिया देखते हैं यहाँ पर आपको देखने को, मैं आगे चल के दिखाता हूं आपको। ये देखिए मेघालय का पठार और मिकिर की पहाड़ियां, जो कि एक हिस्सा है हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही, ये एक हिस्सा है, एक पार्ट होता है ये। जहां पर आपको शिलोंग रेंज और नोकरे की पहाड़ियां देखने को मिल रही थी। यहां पर जो मासिन राम है, वहां ज्यादा बरसात होती है, क्योंकि उसका रीजन जो होता है तीन ओर से, जैसे मैंने आपको बताया था, घिरा हुआ वो पूरा पर्वत का समूह जो था। ये देखिए यहां पर जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां पर फैला हुआ कुछ ऐसे। अब ये मैं बताता हूं ये कैसे ये कनेक्ट है हमारे पूरे प्रायद्वीपीय पठार से। क्या रीजन है कि वो अलग हो गया, ये पूरा हिस्सा ये अलग हो गया। यहां पर जनरेट हो गया है एक मालदा गैप। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये मालदा गैप कहलाता है। और इधर का ये हिस्सा, ये यही था राजमहल का पठार। और इधर पहले ये हिस्सा जो पड़ेगा, ये गारो पहाड़ी। इन दोनों के बीच में विभाजन हो गया और मालदा गैप का यहां पर निर्माण हो गया। हमारी धरती जो है मूवमेंट स्थिति में रहती है, हमेशा चलायमान अवस्था में रहती है, हमेशा उसमें संचलन होता रहता है। उसकी संरचना और आकृति की दृष्टि से तो ये सेम है। हमारा जो शिलोंग का पठार आप देख रहे हैं, पूरा वहां तक का जो मेघालय का पठार, मिकिर की पहाड़ियां पूरा सेम है उसके। लेकिन समय के साथ साथ यहां पर हिस्से में स्टार्ट हो जाता है अवतलन की क्रिया। ओके, अवतलन की क्रिया, यानी कि धसाव वहां पर स्टार्ट हो जाता है। इस एरिया में धसाव स्टार्ट हो जाता है, जमीन नीचे चली जाती है। ओके, धसाव होने से कुछ इस प्रकार वहां पर खड्ड निर्मित हो जाता है। और साथ ही साथ यहां पर एक रीजन और होता है, वो होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये इधर से आ रही हैं, ये इधर से आते हुए फिर इसी में समा जाती हैं और आगे जाकर के ये डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं। पूर्ववर्ती नदी, पहले से चली आती हुई नदी, ये मिट्टी को काटती रही। पहले तो ये एक समतल की तरह रहा होगा, यहां पर इसको काटती रही और साथ ही साथ धसाव की क्रिया, उत्तोलन की क्रिया इसमें होती रही। फिर और गड्ढा हुआ और गड्ढा हुआ और आज एक ये मालदा गैप बनकर तैयार हो गया। ये आज का गैप नहीं है, हजारों साल इसमें लग गए फिर। और इस प्रकार पूरा एक पठार
दो भागों में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर इन नदियों की वजह से जलोढ़क मिट्टी लेकर आई गई होती हैं, और जिससे बांग्लादेश में कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। वो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं इससे, क्योंकि इसमें और भी कई छोटी नदियां आकर के उसमें मिल रही होती हैं। उधर से तीस्ता नदी आकर के मिल रही होती हैं, जमुना नदी आकर मिल रही होती। तो इन सब की वजह से उनके द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़क मिट्टी से पूरा ये एरिया उपजाऊ होता चला गया। और यहां पर अब हम सामाजिक पहलू में जाते हैं। यहां पर धीरे धीरे बस्तियों का निर्माण होना शुरू हो गया, क्योंकि जहां पर कृषि का विकास होता है वहीं बस्ती का निर्माण होना शुरू हो जाता है, गांव का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे डेवलप होने के बाद शहरीकरण होना शुरू हो गया। प्राचीन से लेकर के आधुनिकीकरण की ओर बढ़ता हुआ वो एक बेतोड़ नमूना है ये। और यहां पर सबसे ज्यादा जलोढ़क मिट्टी हमेशा बरसात हो रही है, तो यहां पर आपको चावल का उत्पादन तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कभी ये भारत का जो हिस्सा रहा करता था, पश्चिम बंगाल इसका ही उसे बोला जाता था, हमारा पूर्वी बंगाल, इसे पश्चिमी बंगाल। 1971 के बाद से जब बांग्लादेश टूट गया, उसको एक अलग देश का दर्जा दे दिया गया। उससे पहले तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बोला जाता था, ईस्ट पाकिस्तान। फिर युद्ध हुआ 1971 का, पाकिस्तान को हराने के बाद उनको वहां से हटाया गया, उनके सैनिकों को वहां से हटाया गया संधि समझौते के बाद। फिर बांग्लादेश का निर्माण होता है। तो वही जमीन आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगी। इसीलिए चावल के उत्पादन में सबसे नंबर 1 हमारे भारत में कौन सा देश है, सॉरी देश नहीं बोलेंगे, राज्य है, तो आप पश्चिम बंगाल लगाइए। वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर अगर बात किया जाएगा तो चाइना है। अगर हम ये पूछ लें चावल का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहां है, तो उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल, नॉट उत्पादन। मैं प्रोडक्टिविटी की बात या प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर आपको एरिया की बात कर रहा हूं वहां पे। और प्रोडक्शन के बारे में अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल इसीलिए हो जाता है। रीजन आपको जानना होगा, क्योंकि जलोढ़क मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जलोढ़क मिट्टी चाहिए, दूसरे नंबर पर चाहिए क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। उसके लिए वहां पर हमेशा आपको बरसात देखने को मिल जाएगी, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा यहां पर होती रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। और भी कई फसलों का भी यहां पर उत्पादन किया जाता है, मैं उसके लिए मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी के लिए बस इतना जान लिया। अभी हम आपको बस बताना चाहते हैं क्या रीजन क्या है इन सब चीजों का। अभी तो हम उसके जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ही जान लीजिए आप, ताकि जब मैं कृषि का चैप्टर पे ध्यान दूं या आपको मिट्टी के बारे में बताऊं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि किस प्रकार वो चट्टानों से निर्मित था, किस प्रकार मैदानों नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित था। अवसादी चट्टानें भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब कुछ निक्षेप यहां पर आपको मिल जाएंगे, विंध्यन टाइप की चट्टानों का भी यहां पर देखने को मिल जाता है। ओके, शिलोंग रेंज, मिकिर के पहाड़ियां, जो मिकिर के पहाड़ी आप देख रहे हैं ये आपको असम में देखने को मिलेगा। असम और नागालैंड को यहां पर टच करता हुआ ये दिख रहा होगा इस जगह पे। तो इस प्रकार मेघालय के पठार का निर्माण हो रहा होता है। समझ गए इतना अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई डाउट?
और साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। कम से कम ये मान के चलिए कि 70 से लेकर के औसतन जो होता है 80% तक यहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी देखने को मिल जाएंगी। इतने परसेंट आपको वहां पर ह्यूमिडिटी दिख जाएगी। प्रतिशतांक तो आपको जब लवणता के बारे में बताएंगे तो उसका यूनिट बन जाता है वो, ये तो परसेंटेज है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया मालदा गैप के बारे में। फिर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, किस प्रकार वो हमारे पूरे प्रायद्वीपीय पठार से टूटा है। प्रायद्वीप यानी 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ या जल से घिरा हुआ कोई क्षेत्र, कोई स्थल। अगर चारों ओर से घिर गया तो वो द्वीप कहलाएगा, आइसलैंड बन जाएगा वो क्षेत्र। ओके, तो ये जानकारी थी मेघालय के पठार के बारे में। और यही फिर मालदा गैप जो निर्माण होता है उसके बारे में, कैसे वहां पर कृषि का विकास हो गया। अब इसमें हमने क्या क्या बातें कर ली हैं, इस पर हमने चर्चा किया, कैसे उसका विस्तार हुआ। फर्स्ट पॉइंट, कैसे वहां पर मिट्टी का विकास हो रहा है। सेकंड पॉइंट, चट्टानों का भी इफेक्ट है, नदियों का भी इफेक्ट है, नदियां कौन सी बह रही हैं, कैसे वहां पर उसका निर्माण हुआ उसका, और उनकी वजह से कृषि को कैसे विकास हुआ है वो। और साथ ही साथ क्लाइमेटोलॉजी के बारे में भी यहां पर चर्चा की गई। समुद्र के ज्यादा नजदीक एरिया है ये, यहां से गुजरती है हमारी कर्क रेखा, और समुद्र के नजदीक होने का मतलब है कि वहां पर ह्यूमिडिटी तो अच्छी खासी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इफेक्ट उसका देखने को मिलता ही है। ओशनोलॉजी में इस पर हम चर्चा करेंगे कि स्थल का कैसे उसमें प्रभाव पड़ रहा होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में आपको वनस्पतियां देखने को मिल रही होती हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वनस्पतियां देखने को मिल जाएंगी, हमेशा सदाबहार, क्योंकि वहां पर हमेशा टेम्परेचर जो होता है एक निश्चित टेम्परेचर देखने को हमेशा मिल जाएगा, समुद्र के किनारे का हिस्सा। लेकिन अपवाद स्वरूप जब ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर गिरता हुआ रहता है। ओके, यहां पर आपको देखने को साल, सागौन जैसे वृक्ष भी, महोगनी, रोचूट जैसे वृक्ष भी देखने को मिल जाएंगे। वनस्पतियों का विकास, और जहां जंगल, जहां पर वनस्पतियां इतनी ज्यादा, निर्जातीय समूह भी वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। पॉलिटी के पर्पज से अगर हम इसमें कहें तो इसीलिए सरकार के द्वारा इनके लिए अलग कानून भी चलते हैं, ताकि बाह्य लोग आ करके वहां पर अपना 19(1) के हिसाब से कहीं पर भी अपना बसेरा ना कर सके। ओके, तो ये पूरी जानकारी थी हमारे मेघालय के पठार और मिकिल के पहाड़ियों के बारे में। अब हम देखते हैं आगे क्या है। सतमाला श्रेणी, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहां पर दक्कन के पठार के बारे में, बिल्कुल सही सोचा आपने। दक्कन का पठार, जिसे हम 2 भागों में तोड़ते हुए पढ़ेंगे। ओके, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा उत्तरी दक्कन और महाराष्ट्र का पठार, तो दूसरी ओर दक्षिणी दक्कन के बारे में हम चर्चा करेंगे उस पर। और उसमें भी सबसे पहले हम उत्तर वाले हिस्से की ही चर्चा करेंगे, जिसे महाराष्ट्र के पठार के नाम से भी जाना जाता है या उत्तरी दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, शुरू करते हैं सतमाला श्रेणी। श्रेणियों से ही हम शुरू करते हैं। अभी हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे कैसे उसका विस्तार हुआ, वहां पर किस प्रकार के चट्टानें हुई। जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट भाई, बिना चट्टानों के तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। चोटियां वहां कौन सी हैं, पर्वत कौन से हैं, नदियां वहां पर कैसे बह रही हैं, मिट्टी का कैसे वहां पर विकास हुआ है, कृषि का कैसे वहां पर विकास हुआ है, अर्थव्यवस्था और खनिज के दृष्टिकोण से वो कैसे इंपॉर्टेंट है।
और उधर मिकिर की पहाड़ियों के उधर चले जाएंगे, जो मैं अभी बता रहा था आपको, वहां पर आपको फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिल जाएंगे, प्राकृतिक गैस का वहां पर भंडार देखने को मिल जाएगा। ओके। और उसके ऊपर फैला हुआ पूरा हमारा हिमालय का सेंटेक्स वैली बनाता हुआ पूरा क्षेत्र, मेघालय के पठार को अंदर अपने कहीं समाया हुआ है वो। सतमाला श्रेणी, सतमाला श्रेणी आपको देखने को जस्ट एक आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आप उसमें इंटर करें, धीरे धीरे इंटर करिए, फिर मैं सब आपको बताता हुआ चलूंगा कैसे। सतमाला श्रेणी कहां देखने को मिलेगी, जस्ट गेस करिए। सतमाला श्रेणी आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं यही है सतमाला श्रेणी, यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे कुछ वहां का दृश्य देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अजंता श्रेणी। चार ही तो वहां पर महाराष्ट्र में श्रेणियां हैं, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। ये और किसी राज्य से साझा करते ही नहीं है, ये एक ही स्टेट में समाये हैं। ओके। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले अगर आपको डिटेल जानना है तो वो आपको विश्व भूगोल में देखने को मिल जाता है और फैक्ट आपको भारत में देखने को मिल जाते हैं। ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करना है वो आप जानिए और मैं आपको बताता रहूंगा उसके बारे में। अजंता श्रेणी, अजंता यहां पर तो सतमाला था, अजंता यहां पर फैला हुआ है, ये वाला हिस्सा कुछ ऐसा दिखता है अजंता श्रेणी। नेक्स्ट, बालाघाट श्रेणी, महाराष्ट्र में ही है अभी हम। सतमाला, अजंता, और यहां नीचे की ओर चले आइए तो यहां पर बालाघाट श्रेणी देखने को मिलेगा। और जहां पर सबसे प्यारा आपको ये झरना देखने को मिल रहा होगा, कपिला धारा जलप्रपात। फिर हम आगे चलते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा, यहां तो हो गया सतमाला, फिर यहां पर अजंता, बालाघाट, और यहां आ जाइए आपको ये हरिश्चंद्र श्रेणी मिलेगी। थोड़ा सा ये आगे जा करके जो शुरू हो जाता है कर्नाटक का एरिया, मतलब बॉर्डर के पास तक जाती है ये। कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा हरिश्चंद्र श्रेणी। ओके। फिर अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है महानदी बेसिन। जब हम, क्योंकि ये सब पार्ट होते हैं, दक्कन के पार्ट होते हैं, उसको भी कई भाग में डिवाइड किया गया, मैं अभी आपको बताऊंगा। और हां, इस पर क्वेश्चन बना भी था इस बार के यूपीएससी मेंस पर, जिसमें अगर आप जाकर देखेंगे, जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी के, तो उसमें मैंने एक बार में आपको कैसे उसका आंसर लिखना है, किस प्रकार यूपीएससी पॉइंट से पॉइंट तक आपसे पूछ रहा होता है, एक एक पॉइंट, उसके बारे में डिस्कस करते हुए मैंने वहां पर आपको समझाया था। अब आज हम उसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। यहां से बाहर तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा, करंट तो आपको बताता ही रहूंगा, सुर्खियों में चलता ही रहेगा, बस आप पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा। बीच में छोड़ने का मतलब है वहीं पर ही आपने अपने आप को रोक दिया, आगे की राह के लिए आगे बढ़े ही नहीं। एक बार में पूरा खत्म करिए आप, कितना भी टाइम लग जाए आपको समझने में, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है ना। तो महानदी बेसिन आपको देखने को मिलेगा, महानदी बेसिन ये इस एरिया में देखने को मिलेगा। नाम से ही समझ जाइए, महानदी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा हिस्सा टच करता हुआ ये एरिया, और थोड़ा सा झारखंड को टच करता है। यहां पर बहती है महानदी, और जिसकी सहायक नदियां भी इसमें बह रही होती हैं, शिवनाथ, हसदो, मांड, ईप, जोंक और तेल। ओके। इसकी सहायक नदियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी, शिवनाथ, हसदो, ईप, मान, तैल, जोंक।
महानदी की ये सारी सहायक नदियां, कितना आसान पढ़ने में। शिवनाथ हसदो मांड ईद, तैल और जोंक, ईद ना बोल दीजिएगा, ई बोलिएगा, ओके। ये एरिया आपको वहां पर उड़ीसा के क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। अब क्या है, गड़जात पहाड़ी, ये भी हमारे दक्कन के ही पठार का एक हिस्सा है। उत्तरी दक्कन में ही ये आ जाता, उत्तरी और उधर थोड़ा सा हिस्सा लिए हुआ पूरब की ओर चले जाइए तो यहां पर आपको देखने को ये सब उसके पार्ट में ही आ जाते हैं। गड़जात की पहाड़ियां ये आपको उड़ीसा में ही देखने को मिल रहा होगा। बॉक्साइट के खनन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्षेत्र कोरापुट जैसा क्षेत्र यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान, ये कहां से पीछे रहेगा। कहेगा महानदी आ गए, गड़जात की पहाड़ी आ गई, तो मुझे भी तो शामिल करो वहां पर। मेरे अंदर समाया हुआ है डल्ला राजहरी हरा जैसी लौ यस्क से खनिज भंडार, या कोरबा जैसे कोयला का भंडार। क्षेत्र को कम मत समझिए, यहां पर खनिज संसाधनों का तो भर भर के भंडार है। कुछ ऐसा विहंगम दृश्य आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर उठ के आप चले जाइए, यहां पर छत्तीसगढ़ का मैदान देखने को वहां पर मिल जाएगा। अब क्या है आगे, आगे इमेज पोर्शन खत्म। अब मैं आशा करता हूं कि आप अंदर घुस गए हैं अब दक्कन के, अब समझने में और अच्छा लगेगा। चलिए डिवाइड करते हैं हम दक्कन के पठार को। कैसे, महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, गड़जात पठार, और दंडकारण्य का पठार। तो ये चार चीजें वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये पहाड़ियों के रूप में यहां पर फैला हुआ है। अब हम पहले तो ये पूरा इसका विस्तार है, अब हम समझेंगे वहां की भौगोलिक स्थितियों के बारे में हम समझ रहे होंगे। यहां पर आपको मिलेगा पूरा। अब हम लेकर आपको चलते हैं आग्नेय चट्टानों में। आग्नेय चट्टानों में मैंने बताया था सिलिका की मात्रा कम होने वाली एक चट्टान जिससे निर्मित हुई थी बेसाल्टिक चट्टानें, जो कि बाह्य आग्नेय चट्टानों का पार्ट होता है, उससे निर्मित है बेसाल्टिक चट्टानें, जिसमें आपको मिल जाएगा 55 से 45% तक का जो सिलिका की मात्रा होती है। फिर इन इलाकों में भौतिक रासायनिक परिवर्तन, डिनोडेशन का प्रोसेस, अपक्षय, अपरदन, मास वेस्टिंग की वजह से फिर तैयार होता है हमारी काली मिट्टी, यहां पर तैयार हो रही होती है। कृषि की दृष्टिकोण से काली मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर उपजाया जाता है कपास, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, आपको महानदी जो बेसिन वाला एरिया होगा, यहां पर आपको आर्कियन युग की भी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी, जो कि ग्रेनाइट और नीस के निक्षेपों से निर्मित है, उससे बनी हुई चट्टानें वहां पर देखने को मिल जाएंगी आपको। ओके। और नीचे चले आइए छत्तीसगढ़ का मैदान, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। मैंने आपको बताया था आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन।
गोंडवाना लैंड का ही तो भाग है ये सब। यहां पर आपको विंध्यन क्रम की भी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। और उसके आगे आपको मैंने गोंडवाना लैंड के बारे में, गोंडवाना चट्टानों के बारे में बताया था, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता था? कोयला के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता था। तो यहां पर छत्तीसगढ़ के मैदान में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। कोयले का निक्षेप यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और उससे चलने वाली कई कारखाने देखने को मिल जाएंगे। कहां पर यहां पर कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो यहां पर कोरबा क्षेत्र, कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन यहां पर हो रहा होता है। और उसमें भी सबसे अच्छा यहां पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। फर्स्ट पे तो एंथ्रेसाइट आ जाता है, दूसरे नंबर पे बिटुमिनस आता है, लेकिन ये भी अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है जो कि भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसकी दहन क्षमता सबसे ज्यादा, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और सल्फर की मात्रा भी उसमें कम होती है। ये अलग बात है कि हमारे देश में कोकिंग कोयला कम, नॉन कोकिंग ज्यादा पाया जाता है। कोकिंग कोयले में प्रदूषण कम हो रहा होता है, अच्छी ज्वलन शक्ति होती है उसमें, वायु प्रदूषण कम, तो उससे रिलेटेड वहां से संबंधित जो शहर विन्यास रहेगा, नगर विन्यास रहेगा, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी वो अच्छा रहता है। नॉन कोकिंग थोड़ा सा घटिया में आ जाता है, उतना दहन पावर उसकी नहीं रहती है, इसके लिए हमको आयात करना पड़ जाता है फिर। लेकिन बिटुमिनस कोयला ये अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है जो कि हमारे भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपसे चर्चा कर लिया था। छत्तीसगढ़ का मैदान, यहां पर कोरबा और साथ ही साथ यहां पर टल्ली राजहरा की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ये किस लिए फेमस है? यहां पर लौह अयस्क का भंडार देखने को मिलेगा। यहां पर लौह अयस्क का भंडार भी देखने को मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट एरिया है भाई ये भी, क्योंकि ये भी तो अग्नीय चट्टानों से ही निर्मित है। थोड़े थोड़े गुण सबका मिक्स है इसमें। तो यहां से लौह अयस्क, डल्ली राजहरा से लौह अयस्क और कोरबा से कोयला लेकर के कौन सी कारखाना वहां पर चल रहा होता है? भिलाई चलाया जाता है। ओके। और यहीं पर ही जब आप देखेंगे, यहां से चले आइए, विंध्यन और नीचे से सतपुड़ा, सतपुड़ा का जो मैकाले रेंज है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? वो छत्तीसगढ़ के मैदान की तरफ ही देखने को मिल रहा होगा। विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी के बारे में आपको क्या मैं बता देता हूं। विंध्यन श्रेणी के बारे में ये कुछ ऐसा फैला हुआ हमारी विंध्यन श्रेणी, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओके, किन किन नामों से उसे जाना जाता है मैं बताता हूं आपको। इसको यहां पर जोबेट हिल के नाम से जाना जाता है, फिर यहां पर विंध्यन रेंज के नाम से जाना जाता है, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो आपको मिलेगा वहां पर भारमेर। इस जगह पर उसे भारमेर कहा जाता है, भारमेर। फिर उसके आगे आप चले जाएंगे तो आपको मिलेगा कैमूर की पहाड़ियां।
कुछ ऐसा विस्तार है विंध्य पर्वत का। ओके, आप इस पर भी क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है, आपको पश्चिम से अगर पूरब की तरफ जाना हुआ तो कैसे उसका रेंज का विस्तार कैसे है, तो पहले आपको गुजरात और राजस्थान के एरिया में उसे जोबेट हिल, फिर पूरा विंध्यन पर्वत के नाम से उसे जाना जाता है। यहां पर पहुंचेंगे जब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के एरिया में, फिर बाड़मेर, फिर कैमूर रेंज, आगे चलकर ये पारसनाथ तक चला जाता है। ओके, कुछ ऐसे ये फैला हुआ है हमारा विंध्यन रेंज। और विंध्यन रेंज के नीचे आप आ जाएंगे तो आपको मिलेगा बहती हुई नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हुई नर्मदा नदी, ये रिफ्ट वैली से होते हुए, यहां पर आपको रिफ्ट वैली जैसा डायग्राम देखने को मिलेगा। रिफ्ट वैली के बारे में मैंने आपको बताया था कैसे उसका निर्माण हुआ था। नीचे की ओर धसान से तीन चट्टानों का मैंने आपको समूह बताया था, ए चट्टाने, बी चट्टाने, सी चट्टाने। बी के नीचे अवतलन होने से, उसके नीचे जाने से रिफ्ट घाटी का निर्माण हो रहा था। और ये जो आप ऊपर हिस्सा देख लेंगे, ये ब्लॉक पर्वत जैसा देखने को आपको वहां पर भ्रंशोत पर्वत जैसा देखने को मिलेगा। तो हमारा जो विंध्यन रेंज है ये भ्रंशोत पर्वत के श्रेणी में आ जाता है। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर एक चीज कैसे संबंधित है वो आपको यहीं से ही पता चल जाता है। कुछ ऐसे ऐसे फैला हुआ है, दिख रहा है ना अच्छे से। मैं थोड़ा सा और इसको डार्क कर देता हूं, मैं यहां समझा देता हूं। ये हमारा फैला हुआ है विंध्यन रेंज। विंध्यन श्रेणी फैली हुई है कुछ ऐसे। यहां पर जावेट, यहां पर बोला जाएगा विंध्यन रेंज। यहां पर आपको कैमूर और वो पहला हुआ है पारसनाथ तक फैला हुआ ये पूरा चोटी है। और बीच में ही उसे कहीं यहां पर बाड़मेर के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए इतना? विंध्यन श्रेणी। फिर उसके नीचे चले आइए तो यहां पर नर्मदा नदी यहां पर बह रही होती है। नर्मदा नदी बह रही होती है जो कि एक रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल होता है। यहां पर ऐसे नर्मदा नदी आ रही हैं। और रिफ्ट वैली में नीचे की ओर ये धंसान हो जाता है दो चट्टानों के बीच में। जब अवतलन हो जाता है, वहां पर धंसाव हो जाता है, तो वहां पर निर्मित स्थलाकृति को क्या का नाम दिया जाता है, उसी को ही रिफ्ट वैली कहा जाता है। और यहां से बहती हुई नर्मदा नदी। फिर उसके आगे बढ़ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा रेंज। ये देखिए सतपुड़ा रेंज। अब इसको यहां पर उठा हुआ जो हिस्सा आपको देखने को ये मिल रहा है, यही तो भ्रंशोत पर्वत का फिर एग्जाम्पल हो जाता है, ब्लॉक पर्वत का। अब हम सतपुड़ा के बारे में भी जान लेते हैं। सतपुड़ा यहां से फैला हुआ पूरा एक रेंज, ये यहां से नर्मदा नदी चली गई, यहां से फैला पूरा एक रेंज सतपुड़ा की चोटी। ओके, जिसे यहां पर राजपीपला के नाम से जाना जाता है गुजरात में।
फिर थोड़ा आगे मध्य प्रदेश के एरिया में चले जाएंगे, महाराष्ट्र के एरिया में, तो यहां पर आपको उसका नाम मिलेगा क्या, सतपुड़ा के नाम से ही जाना जाता है वहां पर। फिर उसके आगे आप चलेंगे मध्य प्रदेश के एरिया में, तो यहां पर आपको महादेव पहाड़ी देखने को मिलेगी। और आगे आप चले जाइए, पूरब की ओर चले जाइए, तो इस हिस्से पे यहां पर आपको मैकाले श्रेणी देखने को मिलेगी। यहां ऊपर ये कैमूर था, जो विंध्यन का पार्ट था, और नीचे सतपुड़ा का जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं जो आगे बढ़ गया है, ये मैकाले है। यहीं पर ही आपको अमरकंटक की चोटियां देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपको अमरकंटक की चोटियां देखने को मिलेंगी। ओके, फिर यहां से बहता हुआ एक नदी, क्या नाम है, ताप्ती नदी। ये भी रिफ्ट घाटियों से ही हो रही बहती हुई रहती हैं, जिसे भ्रंश घाटी भी हिंदी में कहा जाता है। यहां से बहती हुई ताप्ती नदी, जो ऐसे बहती हुई आ रही होती है ताप्ती नदी। और यहां पर आपको मैकाले के पास यहां पर मिलेगा अमरकंटक की चोटी। बन गया इतना अच्छे से। फिर उसके बाद उधर आप चले जाएंगे तो स्टार्ट हो जाता है सतमला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र की श्रेणियां वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। दिख गया ना। अब जो ये अमरकंटक की पहाड़ी है, यहां पर आपको एक आर्य प्रवाह के रूप में देखने को मिलेगा। ये कैसे सर, आर्य प्रवाह के रूप में वहां कैसे आपको देखने को मिलेगा, उसका भी मैं बताता हूं आपको। ये जैसे कि हो गया अमरकंटक की पहाड़ी, मैं दूसरे कलर को इस्तेमाल कर लेता हूं। ये अमरकंटक की पहाड़ी। अब यहां से नदियां निकली हुई हैं, जिनका डायरेक्शन अलग अलग रहता है। यहां से नर्मदा निकली हैं, सोन नदी जिसका डायरेक्शन इधर होकर चला जाता है, जापी नदी एक इधर होते हुए चला जाता है। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है कि एक पॉइंट से उसका डायरेक्शन, नदियों का डायरेक्शन अलग अलग दिशा में आपको देखने को मिलेगा, उसे ही आर्य प्रवाह कहा जाता है। नदियों का आर्य प्रवाह, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अमरकंटक की पहाड़ी। वहां से निकलती हुई नर्मदा नदी बह रही होती है, और ये जो नर्मदा नदी हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। नर्मदा नदी उत्तर भारत, ये नर्मदा नदी बह रही हैं उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के बीच जल द्विविभाजक का काम कर रही होती हैं। एक का डायरेक्शन, यहां पर बहने वाली सारी नदियां सतत वहानी नवीन नदियों का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। इनका मैक्सिमम डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि वो बंगाल की खाड़ी की तरफ आपको जाते हुए दिखेंगी। लेकिन इसके नीचे की जो ये नदियां हैं,
वो प्रौढ़ावस्था में बहुत पहले से निर्मित है। उन्होंने अपने तली को प्राप्त कर लिया है उन नदियों ने। बहुत पुरानी नदियां हैं वो, प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं। और ये सतत वाहिनी नहीं, इसमें ज्यादातर मौसमी परिघटनाओं के बाद से जो जल प्राप्त होता है उसकी वजह से इनको जल मिलता रहता है, जिसमें एक तरफ गोदावरी जैसी नदियां बह रही होती हैं। ओके, तो इस प्रकार यहां पर नर्मदा के बारे में और विंध्याचल के बारे में मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि बिना उसके मैं छत्तीसगढ़ के मैदान को शायद ना समझा पाता आपको, और आप भी नहीं समझ पाते। ओके, अब चलते हैं गढ़जात पहाड़ियों में। गढ़जात पहाड़ियां, जब भी आप गढ़जात पहाड़ियां देखेंगे तो यह तरंगित रूप में है, एक तरंग की तरह लहरों के रूप में इनका विस्तार हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। ये इनकी एक खासियत ही है। इसमें आपको एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन जैसी संरचना देखने को मिलेगी। ओके, गढ़जात पहाड़ियां उड़ीसा का पूरा यह क्षेत्र है। यहां पर आपको खनिज के दृष्टिकोण से यहां पर आपको बॉक्साइट की चट्टानें देखने को मिलेंगी। बॉक्साइट खनिज यहां पर बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है, इसीलिए उड़ीसा जो होता है बॉक्साइट के खनन में नंबर 1 स्थान पर आता है। तो ये थी गढ़जात पहाड़ियों के बारे में। यहां पर आपको गोंडवाना युग की भी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। फिर आ जाता है दंडकारण्य का क्षेत्र, उसके नीचे पहुंच जाइए। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये है दंडकारण्य का पूरा क्षेत्र, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का हिस्सा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा देखने को मिल जाएगा। इसका भी विस्तार तरंगित के रूप में हुआ है। और यहां पर आपको बेलाडिला की लौह अयस्क की खानें भी देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो ये पूरी जानकारी थी हमारी उत्तर दक्कन और महाराष्ट्र पठार के बारे में, जिसको डिवाइड किया गया था महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़, गढ़जात पहाड़ी और दंडकारण्य का। और इधर आपको मिलता था महाराष्ट्र का, जिसमें मैंने अभी आपको बता ही दिया था सतमला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणियों के बारे में। और वहां से बहती हुई नदियां जिनका डायरेक्शन बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है, जिसमें दामोदर नदी उसमें फेमस है। सॉरी, दामोदर कहाँ, गोदावरी, दामोदर तो ऊपर चले गए आप। गोदावरी देखने को मिल जाएंगी, कृष्णा नदी देखने को आपको मिल जाएंगी। सबसे बड़ी नदियां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं वो। इस पर हमने चर्चा कर लिया विस्तार के बारे में, चट्टानों के बारे में। और जब खनिजों का विस्तार विकास होता है तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। मैग्नीज का यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के एरिया में। ओके, तो ये जानकारी थी उत्तरी दक्कन और महाराष्ट्र के पठार के बारे में। अब हम चलते हैं छोटी सी जानकारी लेने दक्षिण की तरफ। दक्षिणी दक्कन भी तो बचा है अभी, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कर्नाटक का पठार देखने को वहां पर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ मैसूर के भी पठार देखने को मिल जाएंगे। यहां पर
ये एरिया जो आप देख रहे हैं दक्षिणी दक्कन एरिया, यहां पर आपको बाबा बुदान की चोटी देखने को मिल जाएगी। कॉफी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है ये। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कहीं कहीं मुल्यानगिरी लिखा रहता है, लेकिन वैसे तो कुद्रेमुख को कहा जाता है। ग्रेनाइट नीच से बनी हुई ये चट्टाने यहाँ की बहुत फेमस हैं, जहां पर लौह अयस्क का बहुत भंडार है। कोयला यहां पर नहीं मिलता है। कोयला ना मिलने की वजह से ही लौह अयस्क का खनन भी कम होता था। लेकिन समय के साथ जब यहां पर नदियों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ, जल विद्युत परियोजनाओं का विकास हुआ, तब इनको ऊर्जा प्राप्त हुई और उस ऊर्जा से खनन के कार्य को बढ़ावा मिला। वरना तो कोयला के आयात में तो बहुत ज्यादा रुपया चला जाता था। और हार्ड जमीन, ग्रेनाइट की हार्ड चट्टाने, उसको खोद पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ग्रेनाइट की चट्टानों में या आग्नेय चट्टानों में आपको फॉसिल फ्यूल्स बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। चट्टान के चैप्टर में इसका मैंने पूरा जिक्र किया था। ओके, तो ये कर्नाटक का पठार आपको वहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको दक्षिणी डेक्कन जो एरिया है उसमें तेलंगाना का पठार भी देखने को मिलेगा। ये एरिया, यहां पर ये एरिया जो फैला हुआ है, यहां पर कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां का जो हिस्सा है ये कर्नाटक का फैला हुआ है और ये तेलंगाना का पठार है। और इसी में ही तमिलनाडु का पठार भी आ जाता है। थोड़ा हिस्सा इसका भी आ जाता है, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का पठार। ओके, ये आपको टच करता हुआ ऊपर का जो हिस्सा है महाराष्ट्र, इधर पूरा आंध्र प्रदेश का ये जो हिस्सा यहां पर फैला हुआ, बाबा बुदान की चोटियां यहां पर देखने को मिलेंगी। यहां पर पश्चिम घाट से ये टच करता हुआ ये पूरा एरिया है। लेकिन यहां पर आपको बरसात कम देखने को मिलेगी। जब प्रेसिपिटेशन के बारे में मैं बताऊंगा तो क्यों कम होती है वो भी हम जानकारी देंगे आपको। क्योंकि मानसूनी हवाएं जब चल रही होती हैं तो पश्चिमी घाट को जब ऊपर उठती हैं तो सारी बरसात जो होती है वो इस एरिया में ही कर देती हैं। इधर जब जाती हैं, इस एरिया में जब इंटर करती हैं तो उसमें बिल्कुल नमी का प्रभाव रहता ही नहीं है। ओके, तो इस पर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।